हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित सेंसस और अवार्ड्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हिस्ट्री के तीनों पार्ट एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा ज्योग्राफी के सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिया हूँ। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा स्टैटिक्स, जीके और गवर्नमेंट स्कीम, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। बस ये छोटा सा टॉपिक रह गया है जनगणना। ये भी लगभग इसको ज्योग्राफी का ही पार्ट मान सकते हैं या स्टैटिक जीके में माना जा सकता है इसको। तो इसमें इससे 12 प्रश्न पूछे गए थे। अवार्ड से कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे और मैंने गवर्नमेंट स्कीम से कुल 50 प्रश्न कराए थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम से कुल 55 प्रश्न पूछे गए थे, तो 5 प्रश्न उसके छूट गए थे, तो उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और करंट अफेयर का तो कोई अब रोल रह नहीं गया है, क्योंकि 2025 के एग्ज़ाम्स का करंट अफेयर का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि 1 साल पुराना हो चुका है लगभग, तो उसका करंट अफेयर तो रिपीट करेगा नहीं, इसलिए मैंने करंट अफेयर को छोड़ दिया है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला शुरू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। दूसरा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तीसरा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। चौथा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 17.4%। पाँचवा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो पाँचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 61.16%। छठा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया था? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी दिल्ली। सातवां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि थी? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 17.6%। आठवां प्रश्न राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.52 बिलियन, यानी 1 अरब 52 करोड़ लगभग। उससे भी ज़्यादा ही होने की संभावना है जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने वाले घरों का अनुमान प्रतिशत कितना है? तो 9वें का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 70%। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा टियर 1 शहर का उदाहरण है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। 11वां प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या अनुपस्थिति पाई गई थी? किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या यानी ST पॉपुलेशन नहीं है? इनमें से किस राज्य में? तो 11वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। यहाँ पर SC का तो आबादी काफ़ी अच्छा खासा है, SC कैटेगरी का है, लेकिन ST आबादी यहाँ पंजाब और हरियाणा में नहीं पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। इन चारों में से दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या सर्वाधिक थी। ये परसेंटेज के हिसाब से डाटा होना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र में वैसे सबसे ज़्यादा होगी। परसेंटेज को वाइज पूछा है तो दिल्ली हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और इसमें से 50 तक प्रश्न देख चुके थे अब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से। 51 नंबर से देखते हैं, 5 प्रश्न छूट गए थे, उसको देख लेते हैं। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जैसे राज्यसभा उत्तरांकित प्रश्न 20 दिसंबर 2024 को उत्तर दिया गया था। उसमें हाईलाइट किया गया है कि संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्नति योजना, पहला कथन, उन्नति योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया है। दूसरा कथन जोन ए के जिलों में पूंजी निवेश प्रोत्साहन जोन बी के जिलों की तुलना में अधिक है। अगला कथन उन्नति योजना 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, जिसमें प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष का समय शामिल है। चौथा और अंतिम कथन देख लेते हैं। ये उन्नति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास
मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 कथन सही है। 1 नंबर कथन हो जाएगा आपका ये, और यहाँ से ये 2 नंबर हो जाएगा, तो ये तो गलत है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ से जो उन्नति से दिया है, उन्नति योजना 10 वर्षों के लिए प्रभावी, ये तीसरा। 1 और 3 कथन सही होगा, इस तरफ ऑप्शन सही होगा ए। देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचों का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सा पहल शुरू की गई? तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेक इन इंडिया पहल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में गुजरात में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बात की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से देखते हैं 1 नंबर कथन ये हो गया, इस योजना का उद्देश्य SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को कृषि, मौसम या व्यावसायिक चक्रों के दौरान कम से कम 1 लाख की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाकर महिलाओं को सशक्त करना है। दूसरा कथन यहाँ से देखते हैं, यह चयनित SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए 1 लाख का प्रत्यक्ष वार्षिक नगद हस्तांतरण प्रदान करता है। तीसरा कथन देखते हैं, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRLM के तहत कार्यान्वित की गई जाती है। तो 53 नंबर का सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 3 सही है। कथन 1 और कथन 3 सही हो जाएगा। देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विभाजन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है ये गवर्नमेंट स्कीम का। इसके बाद बुक ऑथर और ऑथर के 8 प्रश्न पूछे गए थे, वो भी प्रश्न को देख लेंगे। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने जन विकास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 के नियमों को अधिसूचित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तित करना। चलिए बुक और ऑथर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द poetry collection by Michael Madhusudan Dutt published in 1849 that narrates the story of पृथ्वीराज चौहान? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वॉरियर्स टेल। दूसरा प्रश्न, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकिल ने पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है? दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द अनफिनिश्ड वर्स। तीसरा प्रश्न, 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह क्या था? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। चौथा प्रश्न देखते हैं, गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य का सबसे ज़्यादा योगदान दिया, साहित्य में योगदान दिया? चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। पांचवा प्रश्न, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दया पवार। देखते हैं छठा प्रश्न, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शहीद कवि। सातवां प्रश्न, द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्कॉलजी। आठवां प्रश्न, जो कि इस अंतिम प्रश्न है बुक और ऑथर का, बेहरामजी मेरावनजी मालाबारी की कृति द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब में कितनी कविताएं संकलित है? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 कविताएं संकलित है। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आज से कुछ दिन के बाद से मैं शुरू करूंगा आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए प्रश्नों को। आरआरबी एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न देखेंगे जो 12th लेवल का है। और इसके आज से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज से हम अपना फेमस सीरीज शुरू करेंगे 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न के, जिसमें हिस्ट्री के मैंने 10 पार्ट करा दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री के। इसके अलावा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 10-10 पार्ट करा दिया है, और इसके अलावा ज्योग्राफी के 10 पार्ट हो गए हैं। और
आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि अभी और भी प्रश्न होने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 1200-1300 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊँगा। ज्योग्राफी से लगभग 2000 इंडियन ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊँगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री से 1000 प्रश्न वो कंप्लीट हो गया है, इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आपको पॉलिटी के मैंने 4 वीडियो कंप्लीट कराया है, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है ऐसे पॉलिटी को कंटिन्यू करूँगा। और पॉलिटी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट जैसे मेडिएवल हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी कंटिन्यू होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।